स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी। TGT 2011 का प्रश्न पत्र जो 17 जून 2016 को संपन्न हुआ था, उसका व्याख्यात्मक हल लेकर आए हैं। तो उसके पहले कुछ बात करना चाहते हैं कि पेपर को हल कैसे किया जाए। पेपर को हल करने के लिए समय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। कभी होता है कि प्रश्न छूट गए या कभी 10-15 प्रश्न नहीं आ रहे हैं और उसमें B या C लगा करके चले आए, तो कैसे करना है कि समय, टाइम मैनेजमेंट और पूरा प्रश्न पत्र और वह जो रेखा होती है, एक सीमा रेखा, जिसको आप पार कर जाएं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो अक्सर कमेंट में लोग पूछते हैं कि कितने प्रश्न पर होगा। तो ये जान लीजिए, कंपटीशन का जो युग है उसमें हिंदी में 115 प्लस जनरल के होने चाहिए। OBC 2-3 प्रश्न का ही अंतर रहता है, जनरल OBC में बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता है, और 6-7 प्रश्न का अंतर SC और जनरल के बीच रहता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 109-10 पर SC का और 113 प्रश्न पर जनरल का, TGT की बात हम कर रहे हैं, और 115 प्लस जनरल का चयन। इतने प्रश्न अगर सही हैं तो होने की संभावना अधिक रहती है। तो आइए देखते हैं कि पेपर को हल कैसे करें। जैसे ये बुकलेट मिलती है, TGT की है ये, तो सबसे पहले करना ये है कि जो प्रश्न आपको बिल्कुल करेक्ट, कंफर्म 100% आ रहा है, आप उस पर बिंदु रखते जाइए पेन से, ब्लैक पेन से। कि मान लीजिए आपको इसमें से 50, 85, 90 प्रश्न आ रहे हैं, तो उन पर बिंदु एक बार में जो आ रहे हैं एकदम क्लियर, इफ बट नहीं है कहीं कोई, 100% पता है कि इसका परफेक्ट उत्तर ये होगा। फिर उस पर टिक रखते जाइए। पूरे पेपर को एक बार पलट लीजिए इस तरह से, ठीक है, और उनके गोले गाले कर लीजिए। इसके बाद फिर दूसरी बार पढ़ना शुरू कीजिए। तो जहां बिंदु नहीं रखा, वही प्रश्न आपने अभी नहीं हल किया है, तो उस प्रश्न पर विचार करते हुए कि जिसमें आपको 2 या 3 प्रश्नों में से 2 संभावित प्रश्न की 2 इसमें से आंसर होगा, ऑप्शन सही हो रहे हैं, उनको हल कीजिए। और उसके बाद फिर तीसरी बार थोड़ा सा जिसका उत्तर नहीं पता है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देख करके और अपनी बुद्धि के जो आपने पढ़ रखा है और प्रमस्तिष्क में है कहीं, तो वहाँ से खोज करके, वहाँ से याद करके, अगर याद आ जाए तो करिए इस तरह से। और आप देखेंगे कि यह एक बहुत बढ़िया रणनीति है। आप बहुत निकट पहुँच जाएंगे सफलता के। और अंत में 2-4 प्रश्न, 10 प्रश्न या 15 प्रश्न, जो भी जैसे भी जिसके साथ है, जैसी स्थिति, उनमें से फिर B या C जो आपको ऑप्शन ठीक लगे, ठीक है, उस पर गोला काला कर दीजिए। 125 प्रश्न में से ये नहीं कि 5 प्रश्न नहीं आ रहे थे छोड़ के, माइनस मार्किंग है नहीं। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरा पेपर हल करना है। तो ये तो रही कि पेपर को कैसे करें। 3 बार 4 बार छानना लगा दीजिए। बिल्कुल एक बार छान दीजिए जितने प्रश्न आते हैं, फिर दोबारा छान दीजिए, फिर तीसरी बार, और चौथी बार में जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं कहीं से कहीं तक, तब आप जो है उस पर टप्पा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं, और गेस करके उसका भी गोला काला करना है, छोड़ना नहीं। तो ये तो रही बात कि कैसे प्रश्न पत्र को हल करें। अब आइए देखते हैं पहला प्रश्न। समय को बर्बाद न करते हुए, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है। ये 2011 का जो परीक्षा हुई थी 17 जून 2016 में, वह पेपर है। और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। अक्सर ये होता है कि हम घबरा जाते हैं उस दिन, जिस दिन एग्जाम होता है, तो वह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन घबराहट आपकी तब नहीं होगी जब आप घर पे हल करेंगे सेट। आप खूब घर पे एक सेट डेली करते जाइए, 100 दिन में 100 सेट कर डालिए। जो शिल्पी में TGT के हैं, जो शिल्पी में PGT के हैं, और उसके अतिरिक्त जो अन्य स्तरीय किताबें मार्केट में हैं जिनमें मॉडल पेपर हैं,
ऐसे मॉडल पेपर ले लीजिए, चाहे वो चाहे त्रिभुवन पब्लिकेशन का हो, उपकार पब्लिकेशन का हो, या फिर अरिहंत का। जब आप एक सेट डेली करते जाएंगे, 1 घंटा 1.25 घंटा का समय लगता है, वहाँ आपको 2 घंटे मिलेंगे, तो आपकी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। तो जो आपके अंदर भय है, डर है, वह नहीं रहेगा कि कैसे हल करें, क्या करें, घबरा रहे हैं। फिर जैसे आप सामान्य दिन घर पे करते हैं, वैसे ही आपको वहाँ भी लगेगा। इतना अभ्यास करिए कि घर में जो आप कर रहे हैं और वहाँ जो बैठ के कर रहे हैं उसमें कोई भेद न रह जाए। इतनी तैयारी को अपनी ऊंचाई दीजिए, ठीक है। अभ्यास इतना कीजिए, इतने प्रश्न हल करिए, और हल करने का तरीका घर पे एक रजिस्टर पे 1 से लेकर 125 तक साइड में लिख लीजिए, ABCD उस पर डाल दीजिए। जो सही होते जा रहे हैं उनको फिर टिक सीधे सही कर दीजिए, जो गलत हैं उन्हें शेष जो रजिस्टर में जगह है, मान लीजिए 25 गलत है तो 25 प्रश्नों के उत्तर उनके लिखिए, और अगले दिन सुबह आपकी जब हो उन्हें दोहराना है और उसके बाद कुछ और पढ़ना है। तो इस तरह से आपके 15, 20, 25 प्रश्न, 50 प्रश्न डेली के मिलते जाएंगे जो आपको नहीं आते हैं, और आपके पास एक बहुत बड़ा भंडार प्रश्न के उत्तरों का, प्रश्नों का और उनके उत्तरों का होगा। तो आप पाएंगे कि आपकी सफलता, आपका इस आत्मविश्वास, आपकी सफलता निकट है, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ होगा। तो देखिए पहला प्रश्न, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? नाभादास, वल्लभाचार्य, नंददास। 3 ही लिखे हैं हमने, चौथा छोड़ के, तो इतने में ही चौथा जो है लिख देते हैं, इसमें आंसर अभी नहीं है। 84 वैष्णव की वार्ता, तो अब तो समझ गए होंगे। गोकुलनाथ, ये छूट गया उत्तर इसका। तो 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य के पौत्र हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ। तो गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। 84 जो शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य जी के हैं, ठीक है, उनके जीवनी परक ये ग्रंथ हैं। और 252 शिष्य अपने पिता यानी विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों के जीवनी परक ग्रंथ लिखा, वह 252 वैष्णवन की वार्ता है, ठीक है। तो देखिए इस पर बहुत प्रश्न बनता है। अष्टछाप के कवि हों, गोकुलनाथ हों, वल्लभाचार्य हों, विट्ठलनाथ हों, तो इन पर अष्टछाप के कवि पर एक प्रश्न जरूर TGT PGT में रहता है। तो इसका आपको बेहतर इसकी तैयारी करनी है, सीखना है। अगला है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है, ठीक है। लल्लू लाल का प्रेम सागर है, मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर है, और सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान है। चंद्रावली भी उसका उपनाम एक है। तो इसका रानी केतकी की कहानी जो खड़ी बोली के 4 स्तंभ हैं माने जाते हो, चारों नाम यहाँ लिखे हैं, लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र। सबकी रचनाएं प्रेम सागर, सुख सागर, इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी कहानी, यही उत्तर ठीक है, और सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान। फिर है, देखिए आगे फिर प्रश्न रिपीट हुआ है, सदल मिश्र की रचना है, तो आपका उत्तर क्या होगा? नासिकेतोपाख्यान। फिर है सरहपा का संबंध है, तो सरहपा का संबंध किस साहित्य से है? सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से, या जैन साहित्य से? बिल्कुल ठीक उत्तर है, आपने अच्छे से तैयारी की है, सिद्ध साहित्य से है। जो 84 सिद्ध थे उनमें सबसे आदि सिद्ध जो है सरहपा माने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोहा और चौपाई का प्रयोग, जिसे कड़वक छंद भी कहते हैं, सरहपा ने ही प्रारंभ किया था, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम पहला कवि माना है। तो सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य, 84 सिद्धों में ये प्राचीनतम है, तो सिद्ध साहित्य से है। फिर है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, या नाथ साहित्य या जैन साहित्य। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा?
हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम, तो किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीर गाथा काल। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है। संधि काल या चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो अलग अलग नामकरण जो किया है, इसका ट्रिक के साथ एक वीडियो है जिसका आप अवलोकन कर सकते हैं RCI द स्टडी पॉइंट चैनल पर, तो आप उसे जरूर देखें। इसी तरह से सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। और अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम है। तो पृथ्वीराज रासो, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है सुख सुखी संवाद है। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदबरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक या नरपति नाल। किसकी रचना है? चंदबरदाई की। ठीक है। नरपति नाल का क्या है? नरपति नाल, कुमार रासो, पति कुमार, नरपति नाल याद रख। जगनिक का परमाल रासो या आलखंड कहते हैं। खालिक बारी, अमीर खुसरो। कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास सूफी का नहीं करते हैं। सूफी के जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद ये सब हैं। कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये निर्गुण काव्य धारा के जितने कवि हैं वे सब संत काव्य का सृजन उन्होंने किया है। उनके जो साहित्य को संत काव्य के श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? संत काव्य। फिर है कुमार रासो के रचयिता कौन है? कुमार रासो के रचयिता अभी मैंने बताया, यहाँ पर नाम आया था दलपति विजय। आप याद रखिए दलपति विजय। ठीक है। जगनी का परमाल रासो है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है। मैथिल कोकिल पदावली विद्या कोकिल विद्यापति की है। फिर संत कवि नहीं है, अभी बताया जैसा कि संत कवि जो ज्ञानश्रेय शाखा के कवि हैं वो सब संत कवि के अंतर्गत, और उनका काव्य संत काव्य के अंतर्गत आता है। तो कबीर, रैदास, नानक, तुलसी। कबीर, रैदास, नानक, मलूक दास, दादू दयाल, सुंदर दास आदि अनेक नाम संत कवियों के हैं जिन्होंने ज्ञानश्रेय शाखा के अंतर्गत, धन्ना, पीपा ये सब संत कवि हैं। और तुलसीदास रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, इसलिए तुलसीदास इसका उत्तर सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि मुल्ला दाऊद सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। तो सूफी काव्य धारा के मुल्ला दाऊद हैं, चंदायन इनकी रचना है। जायसी हैं, पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम। नाभादास हैं जिनकी रचना अष्टयाम है। नाभादास नहीं है सूफी काव्य धारा के। कुतुबन हैं, कुतुबन की रचना मृगावती। कुतुबन याद रखिए, बन इसमें लगा उसमें मृगावती। ठीक है। मंझन की है मधुमालती। तो इसका उत्तर क्या होगा? सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है नाभादास। नाभादास की रचना है अष्टयाम। अष्टयाम क्या है? 8 पहर जो भगवान श्री राम की, कब संध्या, कब आरती, कब शयन, कब भोजन, तो इन सारी क्रियाकलापों का 8 पहरों की क्रियाकलापों का वर्णन है, इसलिए उसे नाम दिया गया है अष्टयाम। और अष्टयाम नाभादास की बहुत प्रसिद्ध कृति है। ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं आते, और वहाँ नाम रहता है नाभादास का, तो नाभादास ही नहीं आते हैं। बाकी 8 कवियों के नाम मैंने PGT वाले वीडियो में बताया था। अगर एक बार और सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं। और विठलनाथ उनके जो पुत्र हैं उनके 4 शिष्य नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, 4 ये कवि मिलकर के अष्टछाप कवि की रचना जो है वो की निर्माण किया, रचना की। किसने? विठलनाथ ने। तो अब देखिए अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। वात्सल्य रस की प्रधानता, निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण में फिर वात्सल्य कहाँ? प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप,
और सी है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध कबीर ने खूब किया है। तो यही उत्तर सही होगा। आश्रयदाता की प्रशंसा रीतिकालीन कवियों की विशेषता है, रीतिकाल की। तो आपका उत्तर क्या सही है? सी, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। फिर है पद्मावत के रचयिता कौन है? देखिए बार बार घूम फिर करके प्रश्न आ रहे हैं और बहुत कठिन नहीं होता है, केवल आपको अपने को केंद्रित रखना होता है। उस दिन आप हड़बड़ी में गड़बड़ न करें, इस बात का ध्यान रखना है, और वो तभी संभव है जब आपका अभ्यास अधिक होगा। तो पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन या मंझन। पद्मावत बहुत प्रसिद्ध सूफी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, ठीक है। और जायस स्थान रायबरेली जनपद में है, वहां के जन्म होने के कारण जायस इनका नाम पड़ा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर है पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा अवधी है। क्या है? अवधी। और दोहा चौपाई शैली में लिखा है। देखिए प्रश्न अभी कह रहे थे हम अष्टयाम के रचयिता हैं, अब नंददास आया पहला नाम, कंफ्यूज मत होना। नंददास अष्टछाप के कवियों में है और नाभादास का अष्टछाप के कवियों में नहीं है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के, कृष्ण काव्य धारा के। सूरदास, नाभादास, वल्लभाचार्य, तो सभी कृष्ण काव्य धारा के हैं कवि। और यहाँ उत्तर क्या होगा आपका? अष्टयाम नाभादास। अष्टयाम क्या है बताया आपको। फिर देखिए प्रश्न पहला यहाँ आया था 84 वैष्णव की वार्ता, एक ही प्रश्न पत्र में जो 2011 का 17 जून 2016 को हुआ है, उसी में दूसरा प्रश्न फिर आया है। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं, तो कौन है? गोकुलनाथ, गोकुलनाथ। यही डी उत्तर सही है। फिर है नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? नंददास अभी बताया है जैसा कि नंददास कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं, अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। सूरदास के बाद नंददास का ही नंबर आता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? कृष्ण काव्य। सूफी काव्य, राम काव्य, संत काव्य अन्य ऑप्शन है, तो उत्तर सही है कृष्ण काव्य। सूर सागर की भाषा है। सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास जी की है। सूरदास जी का क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में आता है, जहाँ रहते थे, तो ब्रज क्षेत्र में रहने के कारण इनकी भाषा क्या होगी? ब्रज भाषा होगी। तो यही उत्तर होगा बी, ठीक है। अवधी, पंजाबी, खड़ी बोली ये गलत है। अब आगे और देखते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूरदास की रचना नहीं है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और रास पंचाध्यायी। तो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ये तीनों सूरदास की रचनाएं हैं, जबकि रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी और प्रेम बारह खड़ी ये सब आदि नंददास की रचनाएं हैं। अनेकार्थ मंजरी, दशम स्कंद भाषा, सिद्धांत पंचाध्यायी ये नंददास की रचना है। किसकी है? नंददास। नंददास अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरा स्थान नंददास का था, सबसे प्रतिभाशाली कवियों में से। तो कृष्ण भक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न है सूरदास, रसखान, कृष्णदास या तुलसीदास। तो रसखान के विषय में तो आपने सुना, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो रसखान है। और कृष्णदास ये शिष्य हैं वल्लभाचार्य के, तो ये भी अष्टछाप के कवियों में हैं, तो कृष्ण भक्त हैं। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, जिनके विषय में पुष्टि मार्ग का जहाज इन्हें कहा गया है। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी ने उसकी स्थापना की, और सूरदास की मृत्यु पर इनके पुत्र विठलनाथ ने कहा कि सूरदास को जहाज, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना है सो ले। तो सूरदास भी कृष्ण भक्त कवि हैं। तो तुलसीदास, यद्यपि तुलसीदास जी ने भी कृष्ण गीतावली लिखी है, लेकिन तुलसीदास जी राम भक्त कवियों में से आते हैं और प्रतिनिधि कवि हैं रामाश्रय शाखा के। तो यही आपका उत्तर होगा।
फिर अगला प्रश्न है तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है। तुलसी की भक्ति, यद्यपि विनय पत्रिका में वो कहते हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए, जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ठीक, लेकिन जो तुलसी की भक्ति है वह दास्य भक्ति है। अकिंचन अपने को तुलसी मानते हैं, भगवान को स्वामी मानते हैं और अपने को दास मानते हैं, तो इसका उत्तर दास्य भक्ति होगा। सख्य भक्ति जो है ये सखा मानते थे सूरदास जी। बाँ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहि, हृदय से जब जाओगे तो सबल बदऊंगो तो, ऐसा सूरदास ने कहा है। तो ये मित्र में मित्रवत सख्य भक्ति है। तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रस मंजरी। तो अभी आपने इसमें सुना ही है, रास पंचाध्यायी, प्रेम बारह खड़ी, रूप मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? नंददास जी की। तो यही आपका उत्तर होगा। रस मंजरी जो है तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका 12 ग्रंथ जो इनके मान्यता जिन्हें दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो तुलसीदास विशेष का जो वीडियो बना है उसमें आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, तो बहुत प्रसिद्ध, जग प्रसिद्ध रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अगला प्रश्न है। तो आपको मालूम है, अगर आपने रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है तो आपको पता है, नहीं पढ़ा है तो आप उसको एक बार जरूर, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपसे संभव हो सके पढ़िए। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। कौन सी थी? अवधि खड़ी बोली ब्रज बुंदेली में। उत्तर क्या होगा? ब्रज भाषा। फिर है रीतिकालीन वीर रस काव्य की रचना की है। वीर रस, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, है ना, आदि रचनाएं किसकी हैं? बिल्कुल ठीक, आपका उत्तर पद्माकर नहीं, बिहारी नहीं, घनानंद नहीं, भूषण ने की है। फिर है बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? एक ग्रंथ बिहारी दास जी ने बिहारी सतसई लिखा है, बिहारी लाल ने, और एक ही ग्रंथ में हिंदी साहित्य में अमर हो गए। कुछ लोग 719, कुछ लोग 713, कुछ लोग 723, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। अलग अलग दोहों की संख्या, इसमें मतभेद है। लेकिन इनकी जो बिहारी सतसई है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। ज्यादातर रीतिकालीन कवियों की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा ही थी। फिर है अगला, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि ने अपने काव्य में किया है? सुजान, सुजान, आप फिर हम वही कहेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। सुजान घनानंद की प्रेमिका थी, जो एक राजा के महल में नर्तकी थी। तो राजा ने जब इनसे कहा घनानंद से गाने के लिए, तो राजा की ओर मुंह करके न गा करके सुजान की ओर मुंह करके गा रहे थे। तो सुजान को भी और घनानंद को भी, दोनों को राजा ने निकाल दिया। फिर ये विरक्त हो गए, तो विरक्त होने पर सुजान शब्द जो प्रयोग किया है अपने काव्य में, वो भगवान कृष्ण के लिए किया है। और लोग उसमें देखें प्रेम में, लौकिक प्रेम में, तो सुजान जो इनकी प्रेयसी थी, जिससे बहुत प्रेम करते थे, उसके लिए इन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग किया है। तो आपका उत्तर घनानंद होगा, बिहारी भूषण ठाकुर ये नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, तीनों कवियों को जो है आप कंठस्थ कर लीजिए। घनानंद, आलम बोधा आदि ये सब रीति मुक्त कवि हैं। केशव, भिखारी दास और देव, ये सभी रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या इसका होगा? केशवदास। और रीति सिद्ध बिहारी लाल। आगे है कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ये सभी रचनाएं केशवदास की हैं। तो आपका उत्तर जो 4 ऑप्शन है, देव, केशव, पद्माकर, घनानंद, क्या उत्तर होगा? केशवदास, केशवदास। फिर है भारतेंदु की रचना नहीं है।
तो भारतेंदु की रचना देखिए, पद्मावती, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण, इसके अतिरिक्त नील देवी, अनेक इनकी सब रचनाएं हैं, लेकिन पद्मावती इनकी रचना नहीं है। पद्मावती राधा कृष्ण दास की रचना है। किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की। तो आपका उत्तर यही होगा, पद्मावती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु का नाटक नहीं है, तो भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, ये तीनों हैं। और रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचना है, परीक्षा गुरु जिनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी समालोचना के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका प्रमुख है? तो कवि वचन सुधा। फिर सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं हरीश भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर निराला। तो आप जानते हैं सरस्वती पत्रिका प्रारंभ में 3 वर्ष श्याम सुंदर और उनके मित्रों के संपादकत्व में जो है संपादित की गई, और 1903 से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहाँ श्याम सुंदर का नाम है नहीं, उत्तर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और इसमें अनेक कवियों को मांझ करके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तैयार किया इस पत्रिका के माध्यम से। आगे अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देखिए, पंत, डॉक्टर नगेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। फिर है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? अभय निराला, पंत, प्रसाद, जायसी। तो कौन सा कवि इसमें से छायावादी नहीं है? महादेवी वर्मा, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, ये तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। तो उत्तर क्या होगा? जायसी, जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? डी, जायसी। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ये लगता है कि महादेवी वर्मा और पंत में से, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा में से कौन हो सकता है? तो मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति, जो मर्म अभिव्यक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में माना है। तो इसलिए इसका उत्तर जो है बी सही है, पंत। ठीक है, आधुनिक, यद्यपि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो सुमित्रा नंदन पंत होगा। फिर है, प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक, यथार्थ, यथास्थितिवादी। प्रगतिवादी काव्य दृष्टि तो यथास्थितिवादी है। कैसी है? यथास्थितिवादी। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना या फिर युग धारा। क्या उत्तर होगा? पढ़ा है आपने? केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं, नागार्जुन भी प्रगतिवादी कवि हैं। तो नागार्जुन की रचना है युग धारा और केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, गुल मेहंदी, लोक और आलोक, आत्मगंध, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना। ये सब इनकी रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। पंख और पतवार, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, ये सारी रचनाएं, काव्य रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। और युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सभी जो है रचनाएं नागार्जुन की हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवियों का मुख्य तथ्य क्या था? पहला है नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, दूसरा है भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता, नई राहों का अन्वेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। तार सप्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा था, तार सप्तक के कवियों के लिए राहों के अन्वेषी। तो आप
को अगर याद है तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवियों का मुख्य तथ्य क्या है? नई राहों का अन्वेषण, यही होगा ना। यदि नहीं पता है तो आप तार सप्तक का भी वीडियो अभी अभी ताजा बना है, उसका अवलोकन आप कर सकते हैं। चैनल का नाम आप लोगों को पता ही है, RCI द स्टडी पॉइंट। तार सप्तक का कवि नहीं है। देखिए, तार सप्तक पर हर बार TGT या PGT में एक प्रश्न जरूर रहता है, और कभी कभी तो 2 प्रश्न। अभी PGT की 2016 का जो पेपर हल किया है उसमें 2 प्रश्न थे। आप यहाँ देख रहे हैं 2 प्रश्न तार सप्तक से हैं, ठीक है। और अब इंटरव्यू नहीं तो सीधे 8 नंबर तार सप्तक दिलाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखें। तार सप्तक के कवि, तो तार सप्तक का कवि नहीं है शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध। मैंने ट्रिक के साथ बताया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। प्रभाकर माचवे तार सप्तक के कवि नहीं है, प्रथम में नहीं है, ठीक है। नहीं, शमशेर बहादुर सिंह प्रथम में नहीं है। बाकी गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे। प्रभा ने गिरजा गजानन को मुक्ति दिलाई, कहाँ? श्री राम अज्ञेय को मुक्ति दिलाई, ये उसमें ट्रिक है। तो प्रभाकर माचवे हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, मुक्तिबोध हैं, शमशेर बहादुर सिंह प्रथम में नहीं है, ठीक है, जो जिसे तार सप्तक कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह दूसरे या तीसरे तार सप्तक के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह। तो अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञेय प्रगतिवाद, छायावाद, आलावाद, प्रयोगवाद। तो अज्ञेय, देखिए ये भी तार सप्तक से ही जुड़ा है। प्रयोगवादी कवि कहे जाते हैं, प्रयोगवाद से संबंधित हैं। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका हैं, कौन है? बंग महिला। और कहानी के नाम क्या है इनकी? दुलाई वाली, ठीक है। अगला प्रश्न, गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर, कुंवर नारायण। क्या उत्तर होगा? गुल की बन्नो, बिल्कुल ठीक, धर्मवीर भारती की रचना है गुल की बन्नो। अगला प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, बहुत प्रसिद्ध चंद्रगुप्त। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं, ललित निबंध है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हैं, पहला सही होगा, ठीक है। इनमें से आत्मकथा है, कलम का सिपाही, अर्धकथानक, चिड़ों पर चांदनी, बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल, आपने पहले से पढ़ रखा है। अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है, सन 1641 ईस्वी में इसे लिखा था। अर्धकथानक मतलब अपने आधे जीवन की आत्मकथा उन्होंने लिखी थी, जिसमें कहते हैं कि कुतुबन वो मृगावती मधुमालती पोथी 2-4, तो आधे जीवन की आत्मकथा जो पद्य में लिखी गई है सन 1641 में लिखी गई, और इसे प्रथम आत्मकथा माना जाता है, वह अर्धकथानक है, ठीक है। इनमें से आत्मकथा है। बाकी कलम का सिपाही जीवनी है मुंशी प्रेमचंद की, उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी है। चीड़ों पर चांदनी और बाण भट्ट की आत्मकथा, ये दोनों भी आत्मकथा नहीं है, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, चीड़ों पर चांदनी निबंध है। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक जीवनी है, नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथा है। देखिए एक साथ 2 प्रश्न, तो क्या है? अर्धकथानक आत्मकथा, किसकी? बनारसी दास जैन, बनारसी दास जैन की क्या है? आत्मकथा। कब लिखी गई? 1641 ईस्वी में,
अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? इरावती पौराणिक है, ऐतिहासिक है, यथार्थवादी है या सामाजिक है? यथार्थवादी या फिर सामाजिक? तो कैसा है उपन्यास? सामाजिक उपन्यास है। अगला है, कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? तो गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी इनका नहीं है, गे की रचना है। तो रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या छायावादोत्तर युग? हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ छायावादोत्तर युग से हुआ है। फिर हमारी यात्रा के यात्रावृत्तकार कौन है? यशपाल जैन, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे या भगवान दास वर्मा? क्या उत्तर होगा यात्रावृत्त में? लोचन प्रसाद पांडे। फिर है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र, सेतुबंध या दोनों अथवा स्मारिका? तो उत्तर क्या होगा? दोनों। सेतुबंध और रेखा चित्र दोनों बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। ठीक है। माटी की मूर्तें देवेंद्र सत्यार्थी की हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की कड़ियां, ये महादेवी वर्मा की हैं। पूछी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप रेखा चित्र और यात्रावृत्त इन दोनों पर और आत्मकथा, ये तीनों जो है टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिए। आने वाले समय में इन तीनों टॉपिक पर अलग अलग वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार। तो अमिट रेखाएं, एक है स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का है। अमिट रेखाएं ये है सत्यवती मल्लिक की रचना। ठीक है। अगला है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी। बापू या श्री गांधी या कर्मवीर गांधी या अकाल पुरुष गांधी? पढ़ा होगा आपने। देखिए, जीवनी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, इन पर एक प्रश्न अवश्य बनता है। सब जितनी भी हैं, और बहुत ज्यादा है नहीं, इनकी बहुत लंबी लिस्ट हो, और सब पर एक एक वीडियो बनेगा आगामी, अभी जल्दी ही बनाएंगे, तो आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है अकाल पुरुष गांधी। ठीक है, याद रहेगा। फिर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक या फिर भ्रमर गीत या गीतावली या रश्मिरथी? रश्मिरथी आपको पता है, कर्ण के जीवन से संबंधित है और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नहिषु, भैरवै रामायण, श्री कृष्ण गीतावली, ये राम आज्ञा प्रश्नमाला, ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। और तुलसीदास विशेष, उस वीडियो का अवलोकन अवश्य करें। सूरदास विशेष बनाएंगे आगे। फिर है भ्रमर गीत, सूर सागर से लिया गया है, यह सूरदास की है। फिर है उद्धव शतक। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ठीक है। निहार की रचना किसने की? निहार, तो निहार, नीरजा, शांति गीत, यामा, ये महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा। शिवराज भूषण के रचनाकार शिवा बावनी, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, ये सारी रचनाएं महाकवि भूषण की हैं, जो रीतिकालीन कवि हैं और वीर काव्य लिखते थे। सूरदास की कृति कौन सी है? देखिए, सूरदास पर कितना बनता है। अष्टचाप के कवि सूरदास। कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। तो कवितावली आपको पता है तुलसीदास जी की है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, ये सूरदास की रचना है, तो यही हो गई। गीतावली तुलसीदास की है। पद्माकर की गंगा लहरी है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास विशेष वीडियो अवश्य अवलोकन करें, सुने उसे। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। तो आप देख रहे हैं साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, बाकी तीनों तुलसीदास की हैं। तो कौन सी नहीं है? साकेत नहीं है। फिर है महादेवी वर्मा निहार, जोड़ा सुमेलित सही है। कौन सा? एक सही, बाकी तीन गलत।
गुप्त का कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। तोड़ती पत्थर पंत, तो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर कौन है? निराला, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साकेत निराला, तो जोड़ा सुमेलित भी नहीं है क्योंकि साकेत के बिल्कुल ठीक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। फिर कौन सा जोड़ा सही है? सांध्य गीत प्रसाद, तो सांध्य गीत महादेव वर्मा का है। प्रिय प्रवास हरिऔध, बिल्कुल ठीक। प्रिय प्रवास पर भी प्रश्न बहुत बनता है, लगभग हर बार। खड़ी बोली में लिखा महाकाव्य है प्रिय प्रवास हरिऔध का, भगवान श्री कृष्ण के प्रवास का। कहाँ प्रवास किया? गोकुल से मथुरा। फिर है महाकवि भूषण की रचना। अच्छा, इसमें आंसू निराला, तो आंसू जयशंकर प्रसाद की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की, इसमें तुलसीदास दिया है, तो ये गलत है। एक सही है केवल बी। फिर है महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी ये किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। चिदंबरा पंत की है। दीपशिखा महादेव वर्मा की रचना है। छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। ठीक है, छत्रसाल दशक शिवा बावनी, भूषण हजारा, शिवराज भूषण, ये महाकवि भूषण की रचना है। फिर भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, याद रखिए क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य दर्पण बहुत निकट क्लोज आंसर रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाट्य शास्त्र। फिर अनुभावों के कितने भेद हैं? तो भरत मुनि ने स्थायी भाव 8 माने, संचारी भाव 33 माने, अनुभाव 4। कौन कौन? कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार, विभाव 2 आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, तो आपका उत्तर प्रश्न जो है अनुभावों के कितने भेद हैं क्या होगा? 4, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार। और इस रस का संपूर्ण विवेचन का एक वीडियो पड़ा है, बनाया था 3-4 महीने पहले, तो आप उसको देख सकते हैं। पूरी तैयारी उसमें हो जाएगी, रस संबंधी कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। फिर वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीरों का कैसा हो बसंत का रस बताना है, कौन सा रस होगा? अब वीरों का बसंत पूछ रहा है, तो वीरों का वसंत, वसंत भी देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, वीर रस है। इसमें कौन सा रस है? वीर रस। फिर है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, में कौन सा रस है? करुण रस है, वियोग श्रृंगार है, या फिर श्रृंगार है, या फिर अद्भुत है? तो आपको मालूम होना चाहिए दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये पंक्ति निराला की है, सरोज स्मृति से ली गई है। सरोज निराला जी की बिटिया का नाम है, जिसका विवाह, जिसको माँ के न रहने पर इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, विवाह किया, और फिर वह नहीं रही तो अंतिम संस्कार अपने हाथों से ले जा कर के किया। तो सरोज स्मृति जो सानेट है, शोक गीत है, लंबी कविता, उससे पंक्ति ली गई है। तो वियोग श्रृंगार नहीं होगा, यहाँ करुण रस होगा, जो हमेशा हमेशा के लिए जब विछोह हो जाए अपने प्रिय का, किसी परिजन का, तो वहाँ करुण रस होता है। तो यहाँ कौन सा रस है? करुण रस। वियोग श्रृंगार मत लगा देना, कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। किसकी पंक्ति है? मीराबाई की है। इसमें रस का नाम पूछ रहा है, तो श्रृंगार, हास्य, भक्ति और शांत। ऑप्शन में जो है भक्ति नहीं था, मैंने इसमें जोड़ दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सबको इसमें शायद समान अंक दिया है चयन बोर्ड ने। 2011 का जो पेपर 16 में हुआ था 17 जून को, तो इसमें भक्ति रस है, मीरा की भक्ति भावना का प्राकट्य हुआ है। फिर मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। दूसरी पंक्ति नहीं लिखी है, जब समय और जगह दोनों बचे। तो इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, कौन सा रस है? बिल्कुल ठीक, भक्ति रस है। मात्रिक छंद है दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। तो दोहा समचरणों में पहले और तीसरे में 13-13,
दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा मात्रिक छंद है। चौपाई के चारों चरणों में समान मात्राएं 16-16 मात्राएं होती हैं, भी मात्रिक छंद है। रोला 24 मात्राएं होती हैं सभी चरणों में, चारों चरणों में, ये भी मात्रिक छंद है। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? ये सभी। देखिए अगला प्रश्न, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है पतंजलि, पिंगल, मन, पाणिनि। अब आसान हो गया उत्तर। पिंगल शास्त्र तो पिंगलाचार्य या पिंगल ऋषि ने इस छंद शास्त्र के ग्रंथ की रचना की, और छंद का प्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न ये भी बनता है, छंद का बहुप्रतीक्षित वीडियो बनना शेष है, अभी निकट भविष्य में शीघ्र ही आएगा। तो छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है, और पिंगल ऋषि या पिंगलाचार्य इसके प्रणेता हैं। अब आगे अगला प्रश्न है, मंगल भवन अमंगलहारी छंद है, कैसा छंद है? छांटना है। तो मंगल भवन अमंगलहारी, देखिए मात्राएं लगा लीजिए। मंगल अनुस्वार जहां होता है 2 मात्राएं होती, मंगल भवन अमंगलहारी। कितनी मात्राएं हुई? 2, 2, 4, 3, 7, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। अगली पंक्ति है, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसमें भी यदि मात्राएं आप लगाएंगे तो 16 ही आएंगी। तो जिसके चारों चरणों में समान 16-16 मात्राएं होती हैं, कौन सा छंद होता है? बिल्कुल ठीक, चौपाई छंद होता है। तो दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया में से आपका उत्तर क्या होगा? चौपाई छंद। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। पढ़ने से, सुनने से रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए नौ बरे मोती मानुष चून। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णव रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि। तो इस तरह के जो होते हैं सब दोहे होते हैं। यद्यपि हम इसमें मात्रा लगा करके भी इसको पहचान सकते हैं। जैसे निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति संयुक्त व्यंजन है, इसके पहले ये बड़ा हो जाएगा दीर्घ, और ये मात्रा होगी अहय। सब उन्नति को मूल, फिर यहां को मूल, गिन लीजिए मात्राएं। देखिए यहां पर अल्प विराम है, यति है। तो निज भाषा उन्नति है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13 मात्राएं। पहले में कितनी? 13। दूसरे चरण में देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। तो जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह बिल्कुल दोहा छंद होता है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। यद्यपि बुकलेट में जो है ये पूरा दोहा दिया है, लेकिन इतने से आप समझ जाएंगे, इसलिए मैंने आधा आधा लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न समाहित हो सके और समय भी बचे मात्राएं लगाने आदि में। अगला है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, और कभी खद्योत्सम जहतः करत प्रकाश। अलंकार इसमें छांटना है। जैसा अलंकार की वीडियो में आपने देखा है कि एक साथ अनेक अलंकार हो सकते हैं। आप देख रहे हैं श श श 3 बार आया, तो अनुप्रास भी है यहाँ, लेकिन अनुप्रास से प्रबल कौन सा है? सूर सूर। सूरदास जी क्या हैं? सूर्य हैं। एक सूर का तात्पर्य सूरदास जी, और एक सूर का तात्पर्य सूर्य। और तुलसी शशि, तुलसी को शशि बताया गया, इसलिए रूपक भी देखिए, रूपक यद्यपि ऑप्शन में नहीं दिया है। उडगन केशवदास, और कवि खद्योत्सम जहतः करत प्रकाश। और बाकी जो कवि हैं वो खद्योत माने जुगनू।
खद्योत का तात्पर्य है जुगनू, जुगनू की तरह है जहां तहां यहाँ वहां यत्र तत्र प्रकाश फैला रहे हैं। तो यहाँ पर सूरदास, तुलसीदास, केशवदास इनकी प्रशंसा की गई है। समग्र में देखा जाए तो जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध परिलक्षित हो वहाँ विरोधाभास होता है। तो इसका सबसे जो सटीक उत्तर होगा वो क्या होगा? विरोधाभास। ठीक है, विरोध नहीं है, प्रशंसा है इसमें कवियों की। आगे नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग में अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, रूपक है, उपमा है, पूछ रहा है क्या है बताइए। नील परिधान बीच कामायनी की पंक्ति है, तो उत्प्रेक्षा रूपक भी है यहाँ पर। देखिए, खिला हो ज्यों बिजली की का फूल, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है जैसे बिजली का फूल खिला हो मेघ बन, मेघ रूपी वन में, तो यहाँ रूपक भी है। लेकिन सबसे पहले ऑप्शन उत्प्रेक्षा दिया, इसलिए हम उत्प्रेक्षा को सही करेंगे। ठीक है, दो दो ऑप्शन है तो इसमें इस तरह से ध्यान रखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार इसका ठीक उत्तर होगा। यद्यपि चयन बोर्ड को इस तरह के प्रश्न नहीं रखने चाहिए जिसमें एक साथ कई अलंकार हो और कंफ्यूजन हो, फिर बाद में कोर्ट में मामला जाता है, फिर लंबित हो जाता है, वैकेंसी लटक जाती है, ये आदि आदि। खैर आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदम हरिराई में अलंकार है, तो बहुत प्रसिद्ध है। चरण कमल या कमल चरण रूपक है, भेद रहित वर्णन है उपमा उपमेय के मध्य, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। तो बी आंसर सही है, यमक श्लेष उत्प्रेक्षा नहीं। अगला प्रश्न है, पटना बिहार में बिहारी की कौन सी बोली बोली जाती है? पटना जो बिहार की राजधानी है वहां पर मैथिली, मगही, भोजपुरी या अंगिका। तो पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर, यहाँ मगही बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मगही। पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर। और दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, उत्तरी मुंगेर और उत्तरी भागलपुर में मैथिली बोली जाती है। इसके अतिरिक्त शाहाबाद, बनारस, चंपारण, छपरा, गोरखपुर, बलिया में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी, गोरखपुर, छपरा, बनारस, बलिया, शाहाबाद, चंपारण आदि जो है इन जिलों में भोजपुरी बोली जाती है। ये तीनों बिहारी हिंदी की बोलियां हैं मगही की, मगही, मैथिली, भोजपुरी। आगे पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की पहली तो कौरवी या खड़ी बोली है, दूसरी ब्रज भाषा है, तीसरी हरियाणी या बांगरू जिसे कहते हैं, चौथी बुंदेली है और पांचवी कन्नौजी। तो 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। पूर्वी हिंदी की आर्धमार्धी मागधी अपभ्रंश जो विकसित हैं उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, बनाफरी किसकी उपबोली है? तो बनाफरी बुंदेली जो बोली है उसकी उपबोली है, बुंदेली की उपबोली है बनाफरी। तो आपका उत्तर होगा ए। फिर है सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैशाची अपभ्रंश से, ब्राचड़ अपभ्रंश से या मगही से, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो सिंधी भाषा इसका संबंध ब्राचड़ अपभ्रंश से है, पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी इन बोलियों का संबंध है, सिंधी का संबंध ब्राचड़ से है। तो आपका उत्तर बी ब्राचड़ होगा। सौरसेनी आपने देखा ही 5 बोलियां। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो आपको पता है, नहीं पता है तो आज जान लीजिए, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी का दूसरा नाम क्या है? कौरवी का अन्य नाम है खड़ी बोली। खड़ी बोली, तो खड़ी बोली या कौरवी, कौरवी इन दोनों का जो उदय हुआ है वो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं
और ये शौर सैन्य अपभ्रंश से इनका उदय हुआ है पश्चिमी हिंदी का, तो उत्तर आपका क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, देशज शब्द है जूता, कीमत, हैजा, देहात। तो देशज शब्द में आप देख रहे हैं कीमत और हैजा अरबी शब्द हैं, देहात फारसी शब्द है, तो बचा क्या? जूता। जूता ही देशज शब्द है। यही आपका उत्तर है, क्योंकि कीमत और हैजा अरबी है और देहात फारसी भाषा का शब्द है। फिर है दशानन ऐसा शब्द है, रूढ़, योग रूढ़ या यौगिक अथवा सामान्य। तो क्या उत्तर होगा? दशानन, 10 सिर हैं जिसके, 10 प्लस आनंद, तो 10 और आनंद दो शब्दों से मिलकर के बना है, इसलिए एक तो हो गया यौगिक। लेकिन यह रावण के लिए रूढ़ हो गया है। इस दशानन किसके लिए? रावण। जब दशानन नाम आता है तो किसकी ओर जाता है हमारा दिमाग? रावण। तो एक व्यक्ति के लिए जब रूढ़ हो जाए, लंबोदर जैसे लंबे लंबे उदर वाले नेता बहुत से हैं, लेकिन लंबोदर कहते हैं तो रूढ़ हो गया गणेश जी के लिए। लंबा प्लस उदर तो यौगिक हुआ, लेकिन एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाए तो योग रूढ़ शब्द होता है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा दशानन में? योग रूढ़। बिल्कुल ठीक। फिर है मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ट, ठ, ढ और ढ, दोनों को ऐसे पढ़ते हैं। ये ढ है, ढा, और ये ढ़ा है, चढ़, पढ़, बढ़, ढ़ा, आर एच की ध्वनि इसमें है। तो ऋतु रसानाम मूर्धा, आप वर्ण विचार के 2-3-4 वीडियो पढ़े हुए हैं अलग अलग, अल्प प्राण, महाप्राण, वर्ण विचार, उच्चारण स्थान, उनका अवलोकन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो अगर एक तरह से देखा जाए, जैसे कि लूसेंट की पुस्तक में दिया है, तो उसमें ऋतु रसानाम यानी टाठा डा ढा ण पंचमाक्षर है, ऋतु रसानाम मूर्धा, ये सब की मूर्धन्य बोली है। तो मूर्धन्य से उच्चारण स्थान का मूर्धा से होता है, लेकिन लूसेंट में ढ़ा और ड़ा, सड़क वाला बिंदु इसके नीचे, ये दोनों द्विगुण व्यंजन हैं। और इनका उल्लेख जो है संस्कृत के उसमें संस्कृत साहित्य में नहीं है, संस्कृत की वर्णमाला में। ये हिंदी में बाद में विकसित हुए हैं, लेकिन जब विकसित हुए तो उच्चारण स्थान भी होना चाहिए। तो लूसेंट में इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य ही दिया है। दोनों को सघोष, इसे अल्प प्राण और इसे महाप्राण ऐसा उल्लेख किया गया है। लेकिन अब फिर ये होगा कि सभी जो है मूर्धन्य ध्वनि है। मैंने कहा ना, इस तरह के प्रश्नों को नहीं रखना चाहिए, बचना चाहिए चयन बोर्ड को। तो लेकिन अब रखा गया है, तो आप जो सबसे अलग इसमें करेंगे द्विगुण व्यंजन के आधार पर ढा को करेंगे। बाकी ऋतु रसानाम मूर्धा जो सूत्र है संस्कृत का, उसमें ये तीनों ट, ठ, ड, ढ ये आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कर रहे हैं, यद्यपि यह भी मूर्धन्य ही है। ठीक है, सबसे अलग है इसलिए कर दिया है, बाकी है मूर्धन्य ही बोला जाएगा। अल्प प्राण ध्वनि है, क, ख, ग, घ, ध, इनमें से छांटना, क, ख, घ, ध। तो अल्प प्राण और महाप्राण का भी वीडियो है, उसमें हमने संकेत भी बताया था, सूत्र भी बताया था कि महाप्राण 24 घंटे जो चले, 24 घंटे हमारे आपके प्राण चलते हैं, तो महाप्राण 24 यानी दूसरा और चौथा वर्ण, 24 ऐसे कर लीजिए, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। इसका मतलब 1, 3, 5 बचे, ये क्या है? अल्प प्राण। तो आप यहाँ देख लीजिए कि एक यानी पहला वर्ण कौन सा है? का ही पहला है, तो यही अल्प प्राण हो गया। देखिए, खा दूसरा है, ये महाप्राण है, घ चौथा है, ये महाप्राण है, त, थ, द, ध चौथा है, इसलिए महाप्राण है। तो आपका उत्तर क्या होगा? का होगा। फिर है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है, तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, और अंग अह आयोग वाह है। ठीक, अंग अह स्वर में नहीं, आयोग वाह में गिने जाते हैं। ठीक, तो आपका उत्तर क्या होगा? 11।
और आगे देखिए, अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, कीलाक्षर से या हेरीग्लिफिक से? तो जैसा कि आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आज जाने कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी की दो शाखाएं पहले हुई, एक ब्राह्मी जिसमें तेलुगु, तमिल और कन्नड़ का विकास हुआ, दूसरी इसकी उत्तर शाखा से गुप्त लिपि का, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का और कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी हिंदी की लिपि है, तो देवनागरी हिंदी की लिपि है और इसका विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से। ठीक है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है या प्रतीकात्मक है? तो जान लें देवनागरी की विशेषताओं में कि यह अक्षरात्मक है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? प्रश्न पर भी गौर कीजिएगा। प्रश्न में कभी कभी दिया रहता है क्या सत्य नहीं है और हम नहीं को ध्यान में नहीं रख पाते हैं और उत्तर गलत कराते हैं। तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। आप जैसे देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, ये हमारा दाहिना हाथ है, दाहिने से बाएं लिखी जाती है। ब्लैक बोर्ड के आधार पर भी देखिए तो ये इसका दायां है और ये बायां है, तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर दूसरा यह वर्णात्मक लिपि है। अभी आपने पढ़ा कि देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक। तो गलत उत्तर क्या है? यही है, असत्य यही है, सत्य नहीं है। आगे है इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, तो बिल्कुल सही है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग की जाती थी, इसलिए नागरी लिपि देवनागरी लिपि मानी जाती है। और शिरोरेखा का प्रयोग इसमें किया जाता है। शिरोरेखा का तात्पर्य होता है जो जैसे हम का लिखते हैं ऊपर रेखा लगा देते हैं, इसे शिरोरेखा कहते हैं, किया जाता है प्रयोग। अगला प्रश्न है तोता डाली पर बैठा है, इसमें कारक कौन सा है? डाली पर बैठा है, आधारो अधिकरणम, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। तो इसका उत्तर सी सही होगा। ठीक है। कारक के विषय में आपको बताया था पहले की वीडियो में भी, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, जैसे बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा तो कारण कारक बाण से, राम ने राम करता है, रावण को रावण कर्म है, बाण से बाण करण कारक है। और उसके बाद आता है संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए, और फिर अपादान अलग होने के अर्थ में से, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है। एक है बाण से मारा, उसमें भी से आता है, तो पंचमी विभक्ति अपादान। और षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का की के रारी रे, उसका सूत्र है कारक चिन्ह। और अधिकरण सप्तमी विभक्ति में और पर कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर आ रहा है, तोता डाली पर बैठा है, इसको ध्यान दीजिए। तो पर है इसलिए अधिकरण कारक, आधार अधिकरणम इसका सूत्र है। फिर अगला है साधु आ रहे में, साधु का वचन है। तो साधु आ रहे हैं, एक साधु के लिए भी सम्मानजनक स्थिति में हम कह सकते हैं कि साधु आ रहे हैं। साधु आ रहा है नहीं कहेंगे। द्विवचन में अगर दो साधु आ रहे हैं तब भी साधु आ रहे हैं, दो साधु आ रहे हैं। और बहुवचन में भी हम साधु आ रहे हैं, इसका बहुवचन भी होगा कि साधु माने बहुत से साधु आ रहे हैं। तो साधु आ रहे हैं में साधु का वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सभी जगह प्रयुक्त हो सकते हैं। इसका सही उत्तर, चूंकि सबसे पहले एक वचन दिया इसलिए एक वचन लगाएंगे। एक वचन। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ज्यादातर अनाज जो होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, जिसमें स्त्रीलिंग छांटना है। जैसे चना है, बाजरा है, उड़द है, गेहूं है, गेहूं सड़ गए, उड़द पक गया, बाजरा और चना ये पुल्लिंग है। अरहर स्त्रीलिंग है, अरहर स्त्रीलिंग है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। विद्या ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, और दोनों की संधि हो जाएगी तो विद्याभ्यास होगा। और दीर्घ संधि, कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि।
संधि का वीडियो भी आप अवलोकित कर सकते हैं। नील गाय में कौन सा समास है, तो समास का भी वीडियो बना हुआ है। नील गाय, नीली है जो गाय, इसका विग्रह होगा नीली है जो गाय। विशेषण विशेष संबंध जहां हो, उपमेय उपमान संबंध जहां हो, वहां कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। तो यहाँ उत्तर सी होगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, तो जिसका पूर्व पद प्रधान तथा संख्यावाची हो वह द्विगु या द्वंद्व, बिल्कुल द्विगु समास होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, द्विगु समास। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, तो वाक्य शुद्धि का वीडियो बना है। एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास पर कमांड नहीं कर सकते हैं। एक आधा ऐसा प्रश्न नया पुराना कहीं से भी बहुत अथाह सागर है, रखा जा सकता है, कठिन हो सकता है आपके लिए। 4 प्रश्न 5 प्रश्न कठिन हो सकते हैं, लेकिन व्याकरण पर आप कमांड कर सकते हैं। इसलिए अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए व्याकरण पर कमांड अवश्य करें, जिस पर आप कर सकते हैं। गणित की तरह है तो इसको अच्छे से तैयार करें, व्याकरण में का प्रश्न गलत न होने पाए। आपकी सफलता का ये राज है। यदि व्याकरण आपका प्रश्न गलत होगा तो कहीं न कहीं आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, वही सफल होते हैं जिनका व्याकरण जो है गलत ना हो। अपने हाथ से स्वयं काम करें, ईश्वर शुद्ध क्या होगा, अपना काम स्वयं करें, अपना काम स्वयं करें। अगला प्रश्न है, रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है, रामेण, कर्मेण, तो तृतीया विभक्ति, एक वचन है रूप, शब्द रूप राम का, तृतीया विभक्ति एक वचन, शब्द रूप आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल का अभ्र, जीमूत, वारिद। जीमूत वाहन आपने सुना होगा, बादल का जीमूत है, वारिद है, अभ्र है। और अगला है बी मरकट, मरकट बंदर का होता है। मरकट यह पर्यायवाची बादल का नहीं है। इन शब्द का विलोम है, तो देखिए विलोम शब्द नवीन का प्राचीन होता है और प्राचीन का अर्वाचीन, दोनों में अंतर है। नहीं कि नवीन का प्राचीन होता है तो प्राचीन का नवीन होगा, नवीन का प्राचीन और प्राचीन का अर्वाचीन। तो क्या उत्तर सही होगा, प्राचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है, प्राचीन। विलोम शब्द का भी वीडियो उपलब्ध है। आकृति का समभिन्नार्थक क्या है, तो आकृति का समभिन्नार्थक बनावट, वस्त्र, चित्र या समरूप। समरूप का सदृश होता है, सादृश्यता होता है, और बनावट आकृति का समभिन्नार्थक शब्द है। और वस्त्र का वसन, कपड़ा, चीर, और चित्र का छाया चित्र, प्रतिचित्र। इस तरह से आकृति का समभिन्नार्थक क्या है, बनावट। फिर अगला प्रश्न है, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द के भी 3-4 वीडियो हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं अपनी तैयारी अच्छी करने के लिए। तो छाती के बल चलने वाला, छाती के बल उर होता है, उर छाती, उरग, छाती के बल चलने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है, उरग। और यह शब्द पर्यायवाची है सांप का, क्योंकि छाती के बल चलता है। ठीक है, उरग। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, बरस पड़ना। अब देखिए, अभिधा शब्द शक्ति 3 होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। लक्षणा और व्यंजना से मुहावरे का अर्थ निकालते हैं, अभिधा शब्द शक्ति से नहीं निकालते। अभिधा शब्द शक्ति से निकाले, अभिधा का तात्पर्य है सीधे अर्थ निकलना। राम जाता है, मोहन खाता है, वह गाती है, मैं पढ़ता हूँ, वह लिखता है, तो सीधे सीधे अर्थ निकालना अभिधा। और जहां सीधा अर्थ न निकले, बाधित हो जाए, लक्ष्य से अर्थ निकले, वहां लक्षणा। और जहां व्यंजनार्थ निकले वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो बरस पड़ना, अब सीधा सीधा अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, वर्षा का होना, तो जो कि सही नहीं है। तो सही क्या होगा, अत्यधिक क्रोधित होना। अगला है प्रेम करना, सम्मान देना, ये दोनों गलत है। फिर छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है, तो बुरा हाल होना, पराजित होना, भूख लगना, या बचपन की याद करना। छठी का दूध याद आना, अब अभिधा से निकालेंगे तो आप क्या लगा देंगे, बचपन का दूध
बचपन का की याद करना और आंसर आपका गलत। तो लक्षणा से निकालिए। छठी का दूध याद आना, यानी बुरा हाल होना। ठीक, बच्चे का बुरा ही हाल होता है। 6 दिन का बच्चा क्या होता है, पी भी नहीं पाता है शुद्ध, परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो इस तरह से 105 प्रश्न में शेष और देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम किसका नाटक है? तो मालविका और अग्निमित्र दोनों के आधार पर नायक नायिका है इसके। और ये कालिदास का है, भवभूति का है, भास का है, भारवी का है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न जो है ये संस्कृत साहित्य से रखे गए हैं और लगभग हर एक लेखक को इसमें, कवि को और लेखक को, जो आपके कोर्स में है, जो सिलेबस में है, वो रखा गया है। तो मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम आदि जो हैं कालिदास की रचनाएं हैं। किसकी? कालिदास। फिर है अगला प्रश्न, कालिदास की रचना नहीं है। तो देखिए विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की रचना है। कालिदास की रचनाएं रट लीजिए हैं। और प्रतिमा नाटकम नहीं है। प्रतिमा नाटकम किसका है? भास का है। प्रतिमा नाटकम चारुदत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवासो दत्तम, उर्भन, कर्णधार, भार, पंचरात्र, दूत वाक्यम, ये सभी भास के हैं। मालती माधव किसकी रचना है? ऑप्शन है भवभूति, कालिदास, हर्ष और भास। तो मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरितम भवभूति की रचना है। फिर है भारव की रचना है। भारव की रचना देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, रघुवंशम कालिदास की है और 10 कुमार चरितम आचार्य दंडी की है, किरातार्जुनीयम भारव की है। किसकी है? भारव की। 10 कुमार चरितम किसकी है? आचार्य दंडी की रचना। फिर है शिशुपाल वध के लेखक हैं। शिशुपाल वध के लेखक कालिदास, माघ, हर्ष और भास। तो माघ है। कौन है? माघ। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी की रचना है मेघदूतम, हर्षचरितम, 10 कुमार चरितम, शिवराज विजय। तो 10 कुमार चरितम अभी यहाँ बताया था। अब अगला प्रश्न है, नैषधीय चरित के लेखक हैं। तो श्रीहर्ष हैं नैषधीय चरितम के। फिर अगला है प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा विद्यालय का संधि विच्छेद? विद्या प्लस आलय, यही ऑप्शन जो है वो सही होगा। और संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। ठीक है, संधि संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। महोत्सव में कौन सी संधि है? तो महा प्लस उत्सव, गुण संधि। AORL। फिर सचित में शब्द में कौन सी संधि है? तो होगा सत प्लस चित, इसका विग्रह। और इसमें संधि का नाम है तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, महात्मा शब्द में समास है। तो महान है जो आत्मा, विशेषण विशेष संबंध या उपमेय उपमान संबंध, वहां कर्मधारय समास होता है। देखिए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, हेतु समास। तो क्या उत्तर होगा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, गृहम गच्छति का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन देखिए, गृहम गच्छति, गृह गच्छति, गृहम य गच्छति, गृह आगच्छति। क्या शुद्ध है? बिल्कुल ठीक, पहला वाला शुद्ध है, गृहम गच्छति। फिर है प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह है। तो प्रतिदिनम अव्ययीभाव समास है और इसका विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति, प्रतिक्षणम
क्षणम क्षणम प्रति, वैसे ही प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति। देखिए बी उत्तर इसका ठीक है। पहला है दिनम दिनम च, दिनम 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 च दिनम, तो शुद्ध क्या है, दिनम दिनम प्रति। फिर अगला प्रश्न है सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। तो शब्द रूप और धातु रूप याद करने के लिए आप संस्कृत व्याकरण की पुस्तक जो कक्षा 11 की है, द्वितीय प्रश्न पत्र, इसे आप खरीद लीजिए और इसका अध्ययन करिए। इससे आपके ये सारे प्रश्न हो जाएंगे जो शब्द रूप और धातु रूप के हैं। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। क्या उत्तर सही है, सरिते चतुर्थी। अगला प्रश्न है जगतः शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, वचन कौन सा है इसमें होना चाहिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कह रहा है, तो यहां कौन सा वचन है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई नहीं। क्या उत्तर होगा, जगतः एक वचन। फिर है तिष्ठति धातु में लकार है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या विधिलिंग लकार। तो तिष्ठति लट लकार का है वर्तमान काल, तिष्ठति, ये सही होगा। लोट लकार। अगला है अपिबत धातु में कौन सा लकार है, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार या लिट लकार। तो क्या है इसमें, अपिबत लंग लकार। प्रजामय स्वस्ति में कारक है, प्रजामय स्वस्ति, नमः स्वस्ति, स्वधा स्वाहा, अलम वषट। कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। और चतुर्थी विभक्ति में कारक कौन सा होगा, संप्रदान कारक। तो उत्तर आपका क्या होगा, सी, स्वस्ति, स्वधा स्वाहा। ठीक है, ये आए चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। सहयुक्त अप्रधाने में कौन सा कारक है। तो सहयुक्त अप्रधाने और एनांग विकारा, ये सब तृतीया विभक्ति यानी करण कारक का सूत्र है। तो इसमें कौन सा कारक होगा, करण कारक। रामः गृहं गच्छति का हिंदी अनुवाद है, क्या होगा, राम, रामः का हो जाएगा राम, गृहं का हो जाएगा घर, गच्छति का हो जाएगा जाता है। ठीक, यही उसका उत्तर है। इस तरह से 25 प्रश्न लगभग 1-1.25 घंटे में हो गए। देखिए, तो आप जब पेपर हल करें तो छन्ना लगा करके पहले एक बार में जो आते हैं वो करना है, उसके बाद दोबारा देखना है, विचार करना है, चिंतन करना है, फिर तीसरी बार करना है, और चौथी बार में जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं उनमें गैस करना है, टप्पा लगाना है, और उसमें बी या सी जो आपको ठीक लगे, छोड़ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो आपका प्रश्न पत्र बढ़िया हो, आप सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।